गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं अनुराग शिक्षा के प्रसार यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जैसा कि आप लोगों ने क्या पढ़ा था, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे थे और हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, दो विस्थापन अभिक्रिया, ये चारों को कर लिया था और हमारा बचा हुआ था उपचयन और अपचयन की घटना या अभिक्रिया बची हुई थी। ठीक है, तो आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं और इसका आज हम लोग पूरा चैप्टर आज ख़त्म करेंगे इसको। चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज क्या स्टार्ट करते हैं? उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। तो इसमें होता क्या है? तो उपचयन में क्या होता है और अपचयन में क्या होता है हम लोग देखते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं उपचयन। उपचयन क्या होता है? उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? तो ये समझ लीजिए कि उपचयन अभिक्रिया में होता ये है कि जब किसी भी पदार्थ, जब कोई अभिक्रिया, देखिए जब किसी अभिक्रिया में क्या होता है? जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ की तत्व में वृद्धि हो जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है? तो वहाँ पे उपचयन होता है। उपचयन होता है, ठीक है। और अपचयन क्या होता है? अब ये अपचयन भी देख लेते हैं। अपचयन, तो अपचयन अभिक्रिया में जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ की तत्व में ह्रास हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अपचयन कहते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी उपचयन और अपचयन की परिभाषा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ के तत्वों में वृद्धि हो जाती है तो वहाँ पे उपचयन होता है। और अपचयन कब होता है? जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ के तत्वों में ह्रास हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है? अपचयन हो जाता है। ठीक, तो ये रहा। और इसको हम लोग समय एक अभिक्रिया के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, लेते हैं कॉपर ऑक्साइड को ले लेते हैं। जब इसमें क्या करेगा? हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तापन के साथ में, मतलब ताप करेगा। जब ताप इसमें ताप होगा
ताप इसको मिलेगा तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा आपको कॉपर प्लस H2O मतलब जल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन में क्या हो रही है, ऑक्सीजन में यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए कॉपर सल्फेट में यहाँ पे ये इधर से इस तरफ जा रहा है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है ना। तो इस कॉपर ऑक्साइड में कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन से क्रिया करेगी तो कॉपर को अलग करता है। जब कॉपर को अलग करके इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया, जब यहाँ पे वृद्धि किया तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, तत्वों में वृद्धि। तो यहाँ पे वृद्धि जब किया तो ये क्या हो गया, ये उपचयन क्रिया हो गई, उपचयन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, यहाँ पे उपचयन हो गया, यहाँ पे उपचयन हो गया। ठीक, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे बोल रहा है ना कि वहाँ पे ह्रास हो गया, तो वहाँ पे अपचयन अभिक्रिया होगी। यहीं पे अगर उल्टा देख लिया जाए तो यहाँ देखिए इस वाले तत्व से यहाँ पे इसमें हो रहा है ना, इसमें वृद्धि हो रही है और इसमें घट रहा है, इसमें कम हो गया। तो यहाँ पे जब इस वाली क्रिया होगी तो यहाँ पे होगा अपचयन। ठीक, तो ये समझ लीजिए कि उपचयन और अपचयन एक दूसरे के पूरक हैं। और इसमें जब जैसे उदाहरण में हम लोग देख लेते हैं कि उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तो वहाँ पे उपचयन होगा, और कहीं पे किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी हो रही है या ह्रास हो रहा है तो वहाँ पे अपचयन होगा। ठीक है, तो ये रहा उपचयन और अपचयन क्रिया में अंतर। तो इसको हम लोग रफ करते हैं। ये उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया हो गई। जैसे जिंक ऑक्साइड में कार्बन के साथ जब क्रिया करेगा, इसको कार्बन के साथ जब क्रिया करेगा तापन में मतलब ताप दे के, ताप में मतलब हीट जहाँ पर जनरेट हो रही है वहाँ पे जब ये जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ क्रिया करेगा तो यहाँ पे क्या बना देगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। अब ये देख लीजिए यहाँ पे जो ये है ना, ये कॉपर है, कॉपर के साथ में जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपका उपचयन। ठीक है, और यहीं पे देखिए इसमें जिंक में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो यहाँ पे क्या बन गया, ये क्या हो गया, यहाँ पे हो गया अपचयन। ठीक, एक और उदाहरण से मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे है MnO2 प्लस 4HCl से जब इसमें तापन के साथ में क्रिया होगी तो इसमें बनेगा MnCl2 प्लस, इससे क्रिया करवा के ये बन जाएगा H2O मतलब जल के कितने अणु होंगे, तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पे H4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे हमारा ये चीज़ 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ में आपका क्लोरीन मुक्त हो जाएगी, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए इसमें देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, नहीं इस वाले में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे बना दे रहा है H2O जल, मतलब हाइड्रोजन के साथ
हाइड्रोजन के साथ में वृद्धि हो रही है तो ये बना दे रहा है H2O। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया उपचयन क्रिया, उपचयन अभिक्रिया हो गई। और इसी में देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम में क्लोरीन की मतलब ऑक्सीजन की तो कमी हो रही है, लेकिन क्लोरीन की यहाँ मात्रा बढ़ रही है। लेकिन हम तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ऑक्सीजन की कमी होने के कारण यहाँ पे क्या बन रहा है, उपचयन अभिक्रिया हो रही है, उपचयन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो इसी में कह सकते हैं हम लोग कि किसी भी अभिक्रिया में एक अभिकारक में उपचयन होता है, एक अभिकारक में उपचयन होता है तो दूसरे अभिक्रिया में क्या होगा, अपचयनित होगा या अपचयन की क्रिया होगी। तो हम लोग कहेंगे कि एक ही अभिक्रिया में एक साथ दोनों क्रियाएं होंगी, उपचयन और अपचयन की क्रिया। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक और नाम दे देते हैं, उपचयन अपचयन को क्या बोलते हैं। एक तो आपका उपचयन अपचयन हो जाता है कि उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। और उसी के साथ में हम लोग और एक नाम बोलते हैं, या अथवा करके देख लीजिए, या अथवा और क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहाँ पे हम लोग को कह सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन की क्रिया हो रही है तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया भी उसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 उदाहरण आपको बताया, एक पहले में बताया वहाँ पे और 2 और बता दिया उदाहरण के तौर पे। ये देखिए दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड है, तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्साइड में कौन सी क्रिया हो गई, अपचयन की क्रिया हुई। तो वहाँ पे जिंक ऑक्सीजन की क्या होती है, ह्रास होता है, ह्रास होता है मतलब घटता है, कमी होती है ऑक्सीजन की। तो जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई तो वहाँ पे ये बन गया जिंक केवल, और ये ऑक्सीजन किसमें सी के साथ क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा। तो यहाँ पे देखिए जो जिंक है तो यहाँ पे क्या हो गई, अपचयन की क्रिया हो गई, और यहीं पे कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये तापन यहाँ पे जो है उपचयन हो गया। यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करके जो ऑक्सीजन की वृद्धि कर रही है तो वहाँ पे उपचयन हो गया। ठीक है, जहाँ पे वृद्धि करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, उपचयन मतलब वृद्धि किया, नहीं वृद्धि किया तो वहाँ पे क्या हो गया, और किसमें, ऑक्सीजन में, O2 में। O2 में जब वृद्धि हो गई तो वहाँ पे हो गया उपचयन, और अपचयन में O2 में कमी हो गई, O2 में कमी हो गई, तो वहाँ पे अपचयन हो गया। उसी तरीके से यहाँ भी देखेंगे तो हमारी ऑक्सीजन में वृद्धि हो गई, तो वहाँ पे क्या कहलाया, उपचयन क्रिया हो गई। और जब ऑक्सीजन में यहाँ पे कमी हो गई, O में कमी हो गई, ऑक्सीजन में कमी हो गई, तो वहाँ पे क्या कहलाया, अपचयन क्रिया कहलाई। तो ठीक है, तो ये रहा हमारा उपचयन और अपचयन क्रिया के उदाहरण। अब इसको रफ करके हम लोग जाते हैं संक्षारण पढ़ाते हैं कि संक्षारण क्या चीज़ें हैं। तो कैसे होगा वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो क्या है संक्षारण, तो संक्षारण क्या है, इसकी परिभाषा होगी कि जब खुली वायु, क्या होगी, खुली वायु या नम वायु, खुली वायु या नम वायु जल
जल के खुली वायु या नम वायु जल के संपर्क में जल के संपर्क में किसी धातु की सतह पर किसी भी धातु के सतह पर आती है तो इसकी सतह पर वायु धातु से अभिक्रिया कर एक पदार्थ बना लेता है तो जिस धातु में श्रम होता है तो इस धातु में, जैसे इस धातु में जब अभिक्रिया होती है तो इस धातु में श्रम होता है, तो जिस धातु में श्रम होता है, जिस धातु में श्रम होता है, जिस धातु में श्रम होने लगता है तो इस परिघटना को क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। कहते हैं, ठीक है, संक्षारण कहते हैं। तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं कि जैसे कि संक्षारण कैसे होता है, कि जैसे चांदी, कोई भी चांदी है, चांदी का आप कुछ भी ज्वेलरी पहने हुए हैं तो उसमें जब वो नमी वायु में खुली वायु या नमी वायु या जल में जब वो जल के संपर्क में आता है तो वो क्या हो जाता है, जैसे चांदी है तो चांदी को काला पड़ने लगता है, और जैसे तांबा है तो तांबे में हरी पट्टियाँ पड़ने लगती हैं, तो वो हरी परत जम जाती है उसके ऊपर। तो ये जो क्रिया हो रही है वो संक्षारण होती है। इससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इससे बचाने के लिए जब हम लोग करेंगे तो इस धातु को संक्षारित होने से बचाने के लिए 3 विधियां निम्न हैं। ठीक है, 3 विधियां निम्न हैं। तो वो कौन कौन सी विधियां हैं? तो वो पहली विधि हम लोग देखेंगे, जैसे जस्तीकरण। जस्तीकरण करके। दूसरा, प्रिंट करके। और तीसरा
तेल या ग्रीस लगाकर। ठीक है, तो ये तीन क्रियाएं होती हैं कि जिसके द्वारा हम लोग इसको संक्षारित होने से बचा सकते हैं। अब ये संक्षारित होती कैसे हैं? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं लोहे में जंग लग जाना, नहीं तो लोहे में जंग जब लग जाता है तो वो संक्षारित हो रहा है, मतलब वो टूट रहा है, बिखर रहा है ना। तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेंट करते हैं ना, पेंट करवाते हैं अपने उसमें। तो किसी भी दरवाजे हो गया या खिड़की हो गई या जो भी चीज़ें हों, तो उसमें हम लोग संक्षारित होने से बचाने के लिए उसमें हम लोग पेंट करवाते हैं। जस्तीकरण मतलब उसको धुलवाना, धुलते रहना और सफाई करते रहना, जस्तीकरण करना। तो उसमें जस्तीकरण करके जब हम लोग किसी भी ज्वेलरी को उसको साफ़ करवा के उसको जैसे कहते नहीं कि पॉलिश करवा देते हैं, चलिए पॉलिश करवा दें तो हमारी जो वो रहती है, जो भी आभूषण रहेंगे तो वो हमारे फिर से अपने मूल रूप में आ जाएंगे, जो कि हम लोगों ने जिससे जैसे बनवाया था उसी रूप में आ जाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें कैसे होंगी, संरक्षित करके उसमें आ जाती हैं। अगर तेल ग्रीस लगा के, जैसे कि देखते होंगे कि कोई भी दरवाज़ा या कुछ भी चीज़ें हैं तो वहाँ पे जैसे खोलने और बंद करने में उसमें कठिनाई होती है, तो हम लोग वहाँ पे तेल या ग्रीस का उपयोग करके उसको सही करते हैं, जिससे कि संक्षारित ना हो जाए, संक्षारण ना हो सके उस धातु में, उसमें अभिक्रिया के समय में किसी भी धातु में जो श्रम लगता है तो उसके समय में हमारा जो संक्षारण ना हो सके। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग संक्षारण करते हैं। तो इसके बारे में देखिए कि खुली वायु या नम वायु, खुली वायु या नम वायु जल के संपर्क में किसी धातु की सतह पर आती है। क्या आती है? कोई भी धातु के संपर्क में कोई भी चीज़ें आती हैं, जो कि जैसे कि आपके ज्वेलरी हो गई, या तो आपका दरवाज़ा हो गया, या तो आपका कुछ भी वो चीज़ें जो कि आप लोग उपयोग करते हैं, वो चीज़ें जब इनके संपर्क में आती हैं तो इसके सतह पर वायु धातु से अभिक्रिया करके एक पदार्थ का निर्माण करता है। वो उसके ऊपर एक पदार्थ का निर्माण करता है, जो कि उसमें जंग जैसे लग जाना, तो वो एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो जिस धातु में श्रम लगता है तो उसी धातु को हम लोग उस घटना को क्या बोलते हैं, उस घटना को हम लोग बोलते हैं संक्षारण। संक्षारण मतलब टूट कर बिखर जाना, धीरे धीरे करके छोटे छोटे भागों में करके बिखर जाना, तो वो संक्षारण होता है। तो और इससे बचाने के लिए, जैसे कि संक्षारण कैसे हो गया, जैसे चांदी है, चांदी की ज्वेलरी आप पहने हुए हैं और चांदी में आपका काले रंग की पट्टी जम जाना, नहीं तांबे में हरे रंग की पट्टी, तांबे का लोटा वगैरह कुछ देखे होंगे आप, तो उसमें आपका क्या हो गया होगा कि उसके ऊपर जो परत होती है तो उसमें ग्रीन रंग का जो है परत एक जम जाती है, तो वो संक्षारण हो रहा है, उसका धीरे धीरे करके वो ख़राब हो जाएगा। इससे उसको बचाने के लिए आपको जस्तीकरण करवाना होगा या पेंट करवाना होगा या तेल या ग्रीस लगवा के उसको संरक्षित करना होगा, तो उसके कारण से ये संक्षारण नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको रफ करके अगला चीज़ हम लोग पढ़ाते हैं, आपको बताते हैं। ठीक है, इसको रफ करें। हमारा लास्ट टॉपिक इसका बचता है विकृंधता। विगत ग्रंथेता।
विकृत ग्रंथिता। विकृत ग्रंथिता हमारा लास्ट टॉपिक इसका बचता है इस चैप्टर का। इसको भी करवा लेंगे तो हमारा ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। अब ये समझ लीजिए कि विकृत ग्रंथिता किसे कहते हैं। जब हम किसी भी चीज़ को, जैसे कोई भी पदार्थ हो या कोई भी तत्व हो, तो उसमें हम लोग जब छोड़ देते हैं उसको काफ़ी लंबे समय के लिए, तो उसमें क्या होता है कि हमारा वो उसका रंग, उसका स्वाद बदल जाता है। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जिसमें ऐसे बैक्टीरिया आ जाते हैं या कुछ भी ऐसा हो जाता है जिसके कारण से उसका स्वाद खराब हो जाता है, उसका रंग खराब हो जाता है। तो वो चीज़ें हमारी विकृतगंधिता में आती है। ठीक है, तो विकृतगंधिता के मतलब हो गया कि जब भी कोई भी पदार्थ है, जैसे ये कोई भी बीकर है, उसके अंदर ये जल रखा हुआ है मान लीजिए, तो जल को हम 3-4 दिन या 5 दिन रख देते हैं या लंबे समय तक रख देते हैं, तो जल धीरे धीरे करके वाष्पित होता है और इसका जो रंग होता है वो भी कुछ इसमें गंध उत्पन्न हो जाती है और इसका रंग भी बदल जाता है। तो वही क्रिया जो क्रिया हो रही है इसके साथ में, वही क्रिया क्या कहलाती है, विकृतगंधिता कहलाती है। मतलब किसी भी वस्तु को, किसी पदार्थ के तत्व को लंबे समय तक रखा रह जाता हो तो उसमें उसका रंग, गंध और उसका स्वाद क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। स्वाद, उसका रंग, गंध, स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसी परिघटना को क्या बोलते हैं, ऐसी परिघटना को विकृत ग्रंथिता कहा जाता है। जैसे आपको मैंने यहाँ बताया कि ये जल है, ये क्या है, ये जल है आपका, और जल को लंबे समय तक हम रख देते हैं कहीं पे, तो इसका रंग काला पड़ने लगता है धीरे धीरे करके। यानी कि वायु के जिस भी पदार्थ में रखा रहता है तो उसके हिसाब से इसके ऊपर की काली पट्टियाँ पड़ने लगती हैं और ये इसका रंग भी अलग हो जाता है, इसका गंध भी अलग हो जाता है, इसका स्वाद हम लोग इसको पी नहीं सकते हैं, इस तरह ख़राब हो जाता है। तो वही क्रिया जब होती है, इस क्रिया को ही हम लोग बोलते हैं विकृतगंधिता। तो ये विकृतगंधिता हो गया, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था और इसके तहत में ही हम लोग इस कक्षा 10 के लास्ट टॉपिक इस पहले चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम लोग अब हमारा लोग का दूसरा चैप्टर होगा अम्ल, क्षारक एवं लवण। ये हम लोग जो पढ़ेंगे तो वो अगली टॉपिक रहेगी, हमारे लोग की अगली क्लास में होगी। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए और साथ में आप लोग हमारे जो ये सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, उसको आप लोग अपना प्रेस कर दीजिएगा और उसको ब्लैक कर दीजिएगा। उसके बगल में आपका रहेगा, उसके सब्सक्राइब बटन के बगल में रहेगा एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अच्छा लग रहा हो वीडियो तो इसको लाइक कर दीजिएगा इधर, और
अगर अपने मित्रों को भी सहयोग करना चाह रहे हों तो उनके लिए आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके आप किसी भी सोशल मीडिया के द्वारा अपने मित्र को इससे हमारे चैनल से जोड़ सकते हैं और उनको भी अपने ज्ञान के साथ में बांट सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है शिक्षा का प्रसार करना और आप लोग उसका सहयोग करें। थैंक यू वेरी मच।